I am Professor Dr. Sachidananda Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College, Achua, Paliganj, Patna. Today I want to explain the electron gain enthalpy. Electron labdhi enthalpy. Electron gain labdhi means electron labdhi enthalpy. This topic is very important to students of ISC and BSc, and also for those who want to improve our knowledge in the subject of chemistry. If this topic is useful to you, may subscribe, like and share. Thanks. हाँ तो लोग देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका सिंबल है डेल्टा EgH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा EgH से सूचित करते हैं। इसका हिंदी में नाम है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो डिफिनेशन क्या करते हैं? इसे कहता है क्या? The enthalpy change when electron is added to an atom isolated, gaseous atom or ion is known as electron gain enthalpy. कहता है क्या? जब कोई विलगित आइसोलेटेड एटम या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम लोग इसको और अच्छे से समझे। जब कोई भी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कुछ ऊर्जा त्यागता है। ऊर्जा त्यागता है वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ ऊर्जा भी लेता है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दोनों में चिन्ह अंतर पड़ जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी देता है तो उसमें डेल्टा EgH का वैल्यू माइनस में आता है। और यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऊर्जा भी लेता है तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे केस में डेल्टा EgH का मान प्लस हो जाता है। तो ध्यान रखिए, Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl माइनस, इतना एनर्जी निकलता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन एटम इतना ऊर्जा देता है और Cl से Cl माइनस में बन जाता है। क्या 348.3 kJ पर मोल एनर्जी ये क्लोरीन रिलीज करता है, तब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब रिलीज करता है एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा EgH एंथैल्पी चेंज का मान जो होगा वो -348.3 kJ पर मोल होगा। तो ये जो एनर्जी निकली उसको हम अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज करेंगे तो डेल्टा EgH का मान हो जाएगा -348.3 kJ पर मोल। वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH may be positive when endothermic reaction। यदि कोई ऐसा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है और ऊर्जा भी लेता है तो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे केस में डेल्टा EgH का वैल्यू प्लस में हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH मे बी पॉजिटिव व्हेन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के साथ ऊर्जा खर्च होता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, उसके लिए डेल्टा EgH का मान प्लस में आएगा। एंड नेगेटिव व्हेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक होता है
तो डेल्टा EGH का मान नेगेटिव होगा। किस ध्यान से यहाँ इसका मान नेगेटिव में आ गया। ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। अब देखिए हमें इसमें आगे क्या है, कहते हैं क्या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कई इलेक्ट्रॉन एक लेने का दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करता है कोई आइटम, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आयन बन गया, वो आइटम वो आयन फिर एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द वैल्यू ऑफ delta EGH for second electron is generally positive in successive electron gain enthalpy. Triad successive electron gain enthalpy में delta EGH का मान सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेने पर पॉजिटिव आ जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आता है लेकिन सेकेंड में पॉजिटिव आता है। देखिए आपको क्या कहता है कि ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस आयन बन गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो लेने के साथ साथ ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा देता है वो डेल्टा EGH का मान -141 kJ पर मोल होता है। और यदि वो माइनस बन गया और फिर इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर O का मान O जो है O2 माइनस हो गया, और यहाँ डेल्टा EGH यहाँ 2 कर सकते हैं, EGH1 हो गया, EGH2 हो गया, तो डेल्टा EGH2 जो है उसका मान कितना हो गया +780 kJ पर मोल। मैंने यहाँ चूंकि एनर्जी में ले रहा है इसलिए इसका मान प्लस में आ गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आगे और देखें क्या होता है इसमें। तो हम लोग देखेंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एवं आवर्त में, ग्रुप एवं पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू किस प्रकार से चेंज होता है। तो यहाँ देखें इन ग्रुप द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स generally decreases from top to bottom due to increase in atomic size. For example, in group 17 minus delta EGH decreases from top to bottom. यहाँ देखिए ये आपका पीरियड दिया हुआ है, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये सारे एलिमेंट्स का ऑर्बिट नंबर दिया हुआ है। फ्लोरीन सेकेंड ऑर्बिट, क्लोरीन थर्ड ऑर्बिट, ब्रोमीन फोर्थ ऑर्बिट, आयोडीन फिफ्थ ऑर्बिट, और स्टैटिन का सिक्स्थ ऑर्बिट जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी जो बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो न्यूक्लियस का एटॉमिक पावर घटेगा, तो घटेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ग्रहण नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा, कक्षा बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आने वाला है उस पर न्यूक्लियस का आकर्षण बल कम हो जाएगा। ऐसे में वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कठिनाई से ग्रहण करेगा। तो जब आसानी से ग्रहण कर लेता है इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम, तो उसके लिए माइनस डेल्टा EGH का मान सबसे अधिक होता है। और यहाँ टेबल देखिए फ्लोरीन का डेल्टा EGH का नेगेटिव वैल्यू जो है 347.9 है, लेकिन क्लोरीन जो है इसका ऑर्बिट नंबर 3 होने के बाद भी इसका वैल्यू जैसे बढ़ जाता है। इसकी एक वजह है जो हम आगे बताएंगे, और उसके बाद फिर ये सब घटता चल जाता है। क्लोरीन में ही सिर्फ ऐसा है कि डेल्टा EGH का नेगेटिव वैल्यू जो है बढ़ता है और बाद फिर नीचे आते घटते चल जाता है। लेकिन फ्लोरीन का 327.9, क्लोरीन का -348.3, ब्रोमीन का -324.3, आयोडीन का -295.3
स्टेट इनका -270 kJ पर मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव वैल्यू होता है। तो जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू उतना अधिक होगा। नहीं, इसका मतलब है फ्लोरीन से भी ज़्यादा आसानी से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ऊर्जा ज़्यादा त्याग देगा। अब इसे देखें, इसकी बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कम ऊर्जा देगा, मतलब क्लोरीन की तुलना में ये इलेक्ट्रॉन कठिनाई से ग्रहण करेगा। तो यहाँ भी आएगा, आयोडीन का स्टेटिन होगा। स्टेटिन जो है इसका साइज बड़ा हो जाता है। इसका न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे छठी कक्षा में जाएगा तो छठी कक्षा दूर पड़ता है नाभिक से, तो वो और कठिनाई से गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कठिनाई से गेन करेगा तो उसके लिए डेल्टा जिसका नेगेटिव वैल्यू मान कम हो गया, तो ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं और डेल्टा इजेस का नेगेटिव वैल्यू क्रमशः घटता जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटने का कारण क्या है कि ये जैसे ऊपर से जाते हैं इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की या ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान नेगेटिव मान अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मान कम होगा वो कठिनाई से ग्रहण करेगा। और क्योंकि ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन के परमाणु जो है साथ में एनर्जी भी मांगता है, ऊर्जा भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इसी स्थिति में क्या होगा, डेल्टा इजेड का वैल्यू जो प्लस में आ जाएगा। और इस प्रकार से जो जिसके लिए डेल्टा इजेड का मान प्लस में आ गया वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता है। जैसे यूनाइटिक एसिड वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव आता है। ये हो गया ग्रुप के बारे में। देखिए पेरियड के बारे में। इन पेरियड on moving from left to right in any period, really value of minus delta EGH increases due to increase in nuclear charge as given in example below। कहता है क्या कि हम जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे किसी एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान नेगेटिव मान प्राय बढ़ता है। हालांकि ये टेबल ये पीरियड बताता है इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, रेगुलरिटी नहीं भी है, तो उसकी कुछ वजह भी है। हम पहले देखेंगे कि घटता है कि नहीं या बढ़ता है कि नहीं। क्या देखिए -59.8 kJ पर मोल लिथियम का, बेरिलियम का 0 हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता है। बोरॉन का -83, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। ग्रहण की प्रवृत्ति लिथियम से इसमें ज़्यादा पाई जाती है। कार्बन लेते हैं, इसका मान और बढ़ जाता है, मतलब डेल्टा EGS का नेगेटिव वैल्यू कार्बन का और अधिक हो गया। तो ऐसी चीज़ में ये भी इलेक्ट्रॉन घेरना चाहता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन घेरना नहीं चाहता है। इसकी कुछ वजह है तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीजन जो है -140.9 kJ हो जाता है। तो इन सभी एलिमेंट से इसका जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का नेगेटिव मान ज़्यादा है, और सबसे अधिक वैल्यू जो है वो -327.9 kJ पर मोल है जो फ्लोरीन का है। फ्लोरीन में प्रोटॉन 9 है, लिथियम प्रोटॉन 3 है। प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर मान बढ़ता है, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का मान कम है, इसमें न्यूक्लियर मान ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज जिससे ज़्यादा है इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा और ग्रहण करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी ग्रहण करना चाहेगा, तो इसके लिए डेल्टा EGH का नेगेटिव मान ज़्यादा होगा। इस प्रकार से देखते हैं क्या कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ऑफ
नेगेटिव कर देते हो, जैसे कि रखें वैल्यू ऑफ नेगेटिव कर देते, वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा EGH इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं साइड में जो है यहाँ लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन कठिनाई से ग्रहण करना चाहता है, इसका मान कम हो गया। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन करना चाहता ही नहीं, इसलिए मान 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन करना चाहता है तो इसकी तुलना में ग्रहण कर जाता है उससे, और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर जाता है उस एलिमेंट का नाम है फ्लोरीन, जो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है आसानी से तो ऊर्जा ज़्यादा देगा। तो -327.9 का मतलब हुआ ये एक्सोथर्मिक हो गया। अगर F से इलेक्ट्रॉन लेकर के F माइनस बनाया जाए, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी ऊर्जा जो है 227.9 kJ पर मोल निकलनी चाहिए। मतलब फ्लोरीन जितना एनर्जी देगा यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इसी को हम अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्यक्त करेंगे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा EJ का मान जो होगा ये हो जाएगा नेगेटिव में 327.9 kJ पर मोल। इस प्रकार से फ्लोरीन ज़्यादा एनर्जी देता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और लिथियम बहुत कम एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण चाहता है, और इसका मान 0 दोनों का है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि पेरियोड में, पेरियड में और ग्रुप में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू चेंज होता है। हमें देखते हैं गवर्निंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन बातों पर निर्भर करता है, तो फर्स्ट बताया गया एटॉमिक साइज। यदि एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू कम होगा, और यदि आकार छोटा होगा तो अधिक होगा। देखिए लिथियम सेकेंड ऑर्बिट ऑटोमोस्ट ऑर्बिट हो गया, सोडियम थर्ड ऑर्बिट ऑटोमोस्ट हो गया, तो इसका एटॉमिक साइज बढ़ गया, इसका घट गया, तो इसका कम है इसका, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू 59.8 kJ पर मोल है, जबकि इसमें घट जाता है -53.1 kJ होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है। तो ये एटॉमिक साइज छोटा ही बड़ा है, तो इसका ज़्यादा द्रव्यमान है, इसका कम है। ध्यान देखिए सेकंड पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो डेल्टा EG का नेगेटिव वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए लिथियम केस में, यहाँ लिथियम है, लिथियम केस में, और यहाँ देखते हैं हम लोग फ्लोरीन के केस में। लिथियम के केस में यहाँ पर प्रोटॉन 3 है और यहाँ प्रोटॉन 9 है। प्रोटॉन बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ गया, बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति फ्लोरीन बढ़ गई, इसमें कम हो गई। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू सबसे अधिक हो गया, इसकी तुलना अधिक हो गया। यहाँ जैसे -51.8 kJ पर मोल है और यहाँ पर -327.9 kJ। तो फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब आसानी से ग्रहण करता है और ये कठिनाई से ग्रहण करता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा वो फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, तो न्यूक्लियस का इस पर आकर्षण बल घट जाएगा। ये ब्रोमीन केस में ये हो गया ब्रोमीन 35, प्रोटॉन 35 है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो चौथी कक्षा न्यूक्लियस से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आना चाहेगा उस पर न्यूक्लियस उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा जितना कि क्लोरीन का कर पाएगा। क्लोरीन प्रोटॉन ये प्रोटीन क्लोरीन में क्या है, यहाँ स्क्रीनिंग फिर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है आने इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। जैसे जैसे भीतरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे बाहर से इलेक्ट्रॉन आना कठिन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का बाहर इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम हो जाता है। ये हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक और पॉइंट जो लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से देखते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें फुल फील्ड केस रहते हैं। मतलब क्या, जैसा देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 बना सकते हैं, 2 हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 बना सकते हैं, हो गया। यानी कि फुल फील्ड हो गया। तो फुल फील्ड केस में ये बेरिलियम जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है 0 हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ फुल फील्ड केस लागू हो रहा है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन N7 1:2:2p3। P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हाफ फील्ड केस हो जाएगा, मतलब P में इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं मैक्सिमम, उसका आधा 3 होगा। अगर 3 हो गया तो इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, n का मान डेल्टा EgH फॉर n ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने जैसे कि हाफ फील्ड केस है। तो हाफ फील्ड केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चौथा लेना नहीं चाहता है। इस वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, नेगेटिव मान जो है वो 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिटेल्स जाने। और अब आज इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में